हेलो एवरीवन। हम हरियाणा जीके कर रहे थे। हरियाणा जीके में लास्ट हमने टॉपिक किया था मराठों का हरियाणा में आगमन या उत्तर भारत में आगमन। सारा कवर हो गया था, दोनों ही चीज़ कवर हो गई थी। तो देखिए हमने स्टार्ट कर दिया था कि पानीपत के तीसरे युद्ध के सर्कमस्टांसेस क्या बने थे, किस वजह से हुआ था। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। वो आप लास्ट में जाना और वो लेक्चर देख के और फिर आप वो चीज़ आप करना, ठीक है भाई। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो कब होता है? 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ भाई? 14 जनवरी 1761 में। अब देखो, जब अहमद शाह अब्दाली को पंजाब पर मराठों के अधिकार का समाचार मिला तो क्या होता है भाई? कब मिलता है? 1760 ईस्वी में मिलता है। ये ना काबुल छोड़कर अब कहाँ बढ़ता है भाई? काबुल छोड़कर जो अहमद शाह अब्दाली है वो कहाँ बढ़ा? पंजाब की ओर बढ़ा। कहाँ पर बढ़ा भाई? पंजाब की ओर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है भाई? पंजाब की ओर बढ़ा। कब? 1760 में। तो देखो भाई फिर क्या होता है, इस टाइम पे अहमद शाह अब्दाली को, जो आपका अहमद शाह अब्दाली है जो इस टाइम काबुल था और 1760 में ये पंजाब की तरफ बढ़ा है। अहमद शाह को किस किस का साथ ऑलरेडी मिला हुआ था? इसको एक तो रोहिलों का साथ मिला हुआ था भाई, ठीक है, प्लस अवध के नवाब इसका साथ दे रहे थे। कौन दे रहे थे? अवध के नवाब भी इसके साथ थे, ठीक है। ये दोनों इसका साथ दे रहे थे इस चीज में। और इन दोनों के साथ से ये क्या करता है भाई? ये पंजाब पर अपना कब्जा कर लेता है। सबसे पहले दोबारा अपना पंजाब पे इन्होंने कब्जा किया। पंजाब पे कब्जे के साथ साथ और दूसरा जो क्या हो गया भाई आपका, जैसे पंजाब के साथ साथ क्या चीज होती है भाई, जो आपका लाहौर एरिया है, ठीक है, गोइंदवाल वाला एरिया था, जैसे आपका सरहिंद एरिया हो गया भाई, पंजाब के अंदर ही आता था सरहिंद, अंबाला, ठीक है। इन एरिया पे भी इसने अपना कब्जा कर लिया। और जैसे तरावड़ी हो गया, यहाँ आके पहुंच गया, ठीक है। इधर क्या था भाई? अब पेशवाओं से आक्रमणकारी मुकाबला करना था। अब इधर जो पेशवा थे, देखो अहमद शाह कब आया? 1760 में आया। सबसे पहले इसने रोहिल और अवध के नवाबों के साथ मिलकर पंजाब के एरिया पे अपना कब्जा कर लिया। और उसके साथ ये लाहौर हो गया, गोइंदवाल हो गया, सरहिंद, अंबाला होते हुए तरावड़ी तक कहाँ पहुंचा भाई? ऐसे ऐसे करते। उधर से कौन थे भाई? जो आपके पेशवा भी थे, ठीक है। यहाँ से पेशवा हैं आपके, वो भी तो इनके साथ आक्रमणकारी मुकाबला करने के लिए अब किसी को तो भेजेंगे। वहां पे भी तो न्यूज़ पहुंच चुकी पूना कि भाई वहां से ऐसे ऐसे भाई अब जो अब्दाली है वो वापिस आ गया है और दिल्ली पर कब्जा करेगा। तो अब देखो भाई, यहाँ से जो पेशवा थे, पेशवा भी यहाँ किसको भेजते हैं? सदाशिव राव भाऊ, और इसके साथ जो उनका बेटा था, कौन? विश्वास राव, ठीक है। इनको सेना देकर भाई भेज देते हैं, पर इनके पास है ना सेना कम थी, पैसे की भी कमी थी, रसद की भी कमी थी भी, जो खाना वाना होता है, पर फिर भी सदाशिवराव भाव है ये भाई आ जाता है, ठीक है। उत्तर की ओर ये अपने आ जाते हैं। और रास्ते में क्या होता है भाई? चंबल के पास ना ये मल्हार राव जानको जी और जाट नेता जो आपके सूरजमल है उनके साथ आके मिल गए। कहाँ पर भाई? चंबल में। ये किससे मिलते हैं भाई? जो मल्हार राव जानको जी थे। और जैसे फिर आपके राजा सूरजमल थे, ठीक है, इनके साथ आ मिले। और जैसे ना फिर यहाँ पे क्या होता है, जो ये राजा सूरजमल है ये इनको सलाह देते हैं क्या कि भाई तुम सीधी लड़ाई इनके साथ मत लड़ो, इससे अच्छा है कि तुम गुरिल्ला पद्धति को अपना लो। और जो तुम्हारे मराठा हैं भैया, अपने बीवी बच्चों के साथ भी आए थे, जो तुम्हारे परिवार हैं और जो भारी सामान है, इसको ग्वालियर, झांसी या भरतपुर की किसी भी किले में छोड़ दो भाई, इनको वहां पे सेफ प्लेस में रखो और तुम सीधे मत लड़ो, गुरिल्ला पद्धति अपनाओ। यहाँ पे ना ये जो मल्हार राव है ये तो इस चीज के लिए एग्री कर जाता है, ठीक है। जो सूरजमल बोलते हैं उनके सुझाव से सहमत था, पर भाऊ थे जो ये मानने से इनकार कर देते हैं। तो इस वजह से ना राजा सूरजमल इनसे नाराज हो जाता है और भाई इनको छोड़ के चला जाता है। किनको छोड़ के चला गया? मराठों को। अब ऐसे में ना
भाऊ ने सदाशिव जो थे आपके, सदाशिव राव भाऊ हैं जो, और मल्हार राव होलकर जानको जी थे, बलवंत राय थे, इनके साथ मिलकर क्या करते हैं भाई, ये दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेते हैं। कौन कौन, सदाशिव राव और आपके मल्हार राव होलकर जानको जी और बलवंत राय, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं भाई, दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं भाई, दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अब ये जाते हैं किस एरिया पे, पानीपत के मैदान पे, जहां इनका वेट वहां कौन कर रहा था, अहमद शाह अब्दाली कर रहा था भाई। उधर से अब्दाली ने भी पानीपत में डेरा डाल लिया, ये भी पानीपत के तरफ चल पड़े। भाऊ जो सदाशिव राव भाऊ थे, ये कौन थे भाई, मराठा के सेनापति थे। जो सदाशिव राव थे ये कौन थे भाई, इनके सेनापति थे, ठीक है, प्रधान सेनापति यही थे भाई इनके। और जो इनके तोप खाने के सेनापति थे, जो मराठों के तोप खानों के सेनापति थे, इनके तोप खानों के सेनापति कौन थे, ये थे भाई आपके इब्राहिम गारदी, ठीक है, एक मुस्लिम थे ये। और इस पे ना सदाशिव राव थे, वो बहुत ट्रस्ट करते थे। जो ये इब्राहिम गारदी है, इन्होंने मराठों का जितना भी कैंप था उनकी तैयारियां की, और इनके नेतृत्व में कैंप को सुरक्षित रखने की तैयारियां थी। किसके नेतृत्व में थी भाई, इब्राहिम गारदी के नेतृत्व में थी। अब देखो भाई, जो मराठों की सेना थी वो भिन्न भिन्न सामंत, जो आपके सामंत थे वहां के, उनसे इकट्ठी की गई सेना थी, जिनके ना आपस में उनके अंदर कोई भी सहयोग की भावना नहीं थी। क्यों, धक्के उनको मिलाया गया था कि भी आओ युद्ध लड़ो, उनका मन ही नहीं था लड़ने का, ठीक है। और दूसरे अपोजिट साइड क्या था भाई, अफगान जो सेना थी वो एक अनुशासित सेना थी। जैसे मराठा सेनापति जो भाऊ थे, मान लिया कि वो बहुत ज्यादा शूरवीर थे भाई, पर उनके अंदर ना कूटनीति और सामरिक विद्या इतनी ज्यादा पारंगत नहीं थी। और उनका दूसरा रूप, जैसे उनमें जोश और भावुकता है ना, हद से ज्यादा भरी हुई थी। और सेकेंडरी चीज क्या हो रही थी भाई, अब्दाली था वो बहुत ज्यादा चतुर था, और उसके अंदर ना कूटनीति और सामरिक शिक्षा, मतलब युद्ध की उसको ज्यादा नॉलेज थी एज कंपैरिजन भाऊ के, ठीक है। अब्दाली ने क्या किया भाई, अपनी सेना को ना मराठों के तीनों ओर भेज के उनके ना रसद लाइन काट दी। रसद लाइन का मतलब जहां से उनको अनाज वगैरह मिल रहा था, वो सब चीज पहले खत्म की। किसने की, अब्दाली ने की। मराठों का संपर्क अब कहां से भाई, दिल्ली के राजपुतानाओं से नहीं हो सकता था, क्योंकि ये लाइन किसने काट दी भाई, अब्दाली ने काट दी, अपनी सेना से घेर दिया। अब सिर्फ है ना जो मराठे हैं उनके लिए एक ही रास्ता खुला था, कौन सा, नॉर्थ साइड का। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जो अब्दाली का कमांडर था, अब्दाली का कमांडर कौन था भाई, अब्दाली का कमांडर कौन था, दलेर खां था। कौन था भाई, दलेर खां। ये दलेर खां क्या करता है भाई, जो आपका कुंजपुरा का एरिया है करनाल में, ये कुंजपुरा के एरिया पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये क्या कर लेता है, यहाँ पर ये विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है, यहाँ पे ये विजयी हो जाता है। तो यहाँ से भी अब भाई कुंजपुरा एरिया से भी इनको रसद पहुंचाने का रास्ता बंद हो गया भाई मराठों को। ऐसे क्या हुआ भाई, जो मराठा सेना थी वो चारों तरफ से कट कर ना सिर्फ एक पानीपत के मैदान में कैद होके रहेगी। ये लगा लो कि चारों तरफ किन्होंने घेर लिया था, अब्दाली की सेना ने इनको घेर लिया था। फिर दूसरी साइड क्या होता है भाई, अब्दाली की तो, अब्दुल्ला की तो स्थिति काफी अच्छी थी, जैसे यमुना पार भाई जो रुहल थे भाई और अवध के नवाब थे, वहां से इनको काफी अच्छे उससे प्रचुर मात्रा से रसद मिल रही थी। लेकिन मराठों को 2 महीने से ना कहीं से भी बाहर से अनाज का एक दाना भी नहीं मिल रहा था। फिर भाई 1 नवंबर से लेकर 15 जनवरी तक क्या होता है, दोनों सेनाओं में काफी झड़प चली। और 14 जनवरी के आते आते क्या होता है भाई, भूख से ना जो भाऊ की सेना थी भाई उनका मनोबल गिरने लगा। इसके बाद जो भाऊ थे भाई उन्होंने सोचा कि भाई मेरी सेना और हम भूख से मर रहे हैं, इससे अच्छा क्या करते हैं भाई, अब्दाली पर हम आक्रमण कर देते हैं। तो क्या होता है भाई, 14 जनवरी 1761 को जो भाऊ थे उन्होंने अब्दाली सेना पर आक्रमण कर दिया, और आपका पानीपत का तीसरा युद्ध यहाँ से स्टार्ट होता है। कब, 14 जनवरी 1761 से। और ये युद्ध ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चला भाई, 6-7 घंटे ये युद्ध चला था। मराठों ने ना डटकर मुकाबला किया भाई इस युद्ध में। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे दोपहर बाद का टाइम है, ये लगा लो युद्ध स्टार्ट हुआ था 9 बजे से और 3:30 के आसपास युद्ध खत्म हो गया था। लेकिन दोपहर बाद क्या होता है भाई, जो विश्वास राव होता है, जो पेशवाओं का बेटा था, उसके गोली लग जाती है और वो मर जाता है। तो इसमें ना भाऊ को जब ये न्यूज़ मिलती है कि भाई विश्वास राव की गोली लगी है और वो मर गया है भाई, तो है ना
क्या होता है, भावुक ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और इमोशनल होने की ज़्यादा जोश में आ गया कि भाई मैं अब तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा जोश के चक्कर में अपना होश खो बैठा और शत्रुओं पर टूट पड़ा। भाई यहाँ पे क्या होता है, भाई भाव भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसी समय जो मल्हार राव था, जो आपके थे होलकर, कौन, मल्हार राव होलकर, ये देखता है कि भाई भाऊ भी मर चुका है, विश्वास राव भी मर चुका है, तो ये क्या करता है, अपनी सेना को लेकर भाग जाता है। भाई ये भाग गया, ठीक है, ये अपनी सेना को लेकर भाग गया। पूना में ये न्यूज़ ना एक व्यापारी बताते हैं, पेशवा को कुछ इस ढंग से देते हैं कि 2 मोती टूट गए, 27 मोहरें नष्ट हो गई, चांदी और तांबे की जो कितनी हानियां हुई, इसका कोई आइडिया हम लगा नहीं सकते। ये भाई पेशवा को ये न्यूज़ दी गई। सर जादूनाथ सरकार एक विद्वान होते हैं, वो ये बताते हैं कि इस युद्ध के बाद ना महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसे अपने कुटुंब से, यानी कि अपने परिवार से किसी न किसी एक सदस्य के लिए शोक ना करना पड़ा हो। कई वंशों के वो एकमात्र मुखिया ही इस युद्ध में काम आए, या कई वंशों की सारी पीढ़ी इस युद्ध में खत्म हो गई थी। महाराष्ट्र मतलब ये पेशवाओं का इतना नुकसान हुआ था इसमें। यहाँ पे क्या होता है भाई, मराठों की हार के कारण क्या क्या मानते हैं, जैसे आपके सर जादूनाथ सरकार थे और HR गुप्ता, आपके कई विद्वान हुए हैं, जैसे TS सेजवालकर हुए हैं, ये सब लिखते हैं कि भाई जो मराठों की हार का कारण क्या रीज़न बना। भाई एक तो रीज़न बना जो नजीब उल्लाह के रूप में जो मुस्लिम ताकतों का पुनः उत्थान हुआ, कौन, नजीब उल्लाह। इसके अलावा जैसे एक मौलवी थे, कौन थे मौलवी, भाई शाहवल्ली, कौन मौलवी थे, शाहवल्ली उल्हास, कौन थे भाई मौलवी, शाहवल्ली उल्हास, ठीक है। इन्होंने ना इस बात का प्रचार प्रसार कर दिया कि भी भारत में एक बार फिर से ना मराठे, जाट और सिख ये ना हिंदू राज्य बनाने जा रहे हैं, तो इनको खत्म करना जरूरी है। इनके स्थान पर हम लोगों को ना मुस्लिम राज्य की स्थापना करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। किसने दिया था भाई, जो मौलवी शाहवल्ली था, जो ये मौलवी शाहवल्ली उल्लास था, इसने क्या किया, इनवाइट किया अहमद शाह अब्दाली को। एक तो रीजन ये मानते हैं ये लोग, दूसरा रीजन मानते हैं कि जो मराठा सरदार सिंधिया और होलकर में ना आपस में शत्रुता भी थी, उनकी हार का मुख्य कारण ये भी बना। जो होलकर थे दिल से नहीं चाहता था कि भी पेशवा उत्तर भारत पर अपने पैर फैलाएं, इसलिए ना लड़ाई वाले दिन शत्रु से मिल गया और मैदान छोड़कर भाग गया। कौन भाग गए थे भाई, सिंधिया भाग गए थे। सिंधिया क्या, होलकर भाग गए थे, सिंधिया तो लड़ ही रहे थे। मराठा सेना, तीसरा कारण बताते हैं ये लोग कि मराठा सेना अफगान सेना से कम थी, साथ ही मराठे न तो अफगानों की तरह संगठित थे भाई, क्योंकि अफगानों के पास ना मराठों के पास इतनी भारी बंदूकें वगैरह थी कि भी उनको उठाते हुए जान निकल जाती थी, और इनके तोप खाने भी इतने, भाई तोप वगैरह भी इनकी इतनी अच्छी नहीं थी, जबकि जो अब्दाली की तोप वगैरह थी वो इतने हल्के मटेरियल की थी, उनको कहीं से कहीं खिसका के ले जाओ, ठीक है। एक रीज़न इनका ये भी था। और जैसे क्या था भाई, यही आपको जो मैंने बताया कि मराठा सेना अफगान सेना से कम थी, साथ ही मराठे न तो अफगानों की तरह संगठित थे और न ही उनके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र थे एज कंपैरिजन टू अफगान सेना। तोपखानों की कमी ने उनकी निर्बलता को और भी गंभीर बना दिया। दूसरा, उनको खाना पीना नहीं मिल रहा था भाई, ठीक है, रसद की अच्छी प्रबंध नहीं कर पाए, भूख से ही उनका हौसला टूट रहा था। फिर जैसे मराठों की जो राजनीति व कूटनीति क्षेत्र में दक्ष नहीं थे भाई ये लोग, जैसे ना भरतपुर के जाट हो गए, राजस्थान के राजपूत हो गए, पंजाब के सिख हो गए, को अपनी तरफ ये मिला नहीं पाए, क्योंकि देखो राजा सूरजमल की इन्होंने बात नहीं मानी तो वो तो हट गए थे वहीं से। जो भाई उत्तरी भारत पर सबसे ज्यादा सहयोग इनका यही कौम कर सकती थी, लेकिन ये कौम इन्होंने नाराज कर दी थी मराठों ने। जैसे फिर मराठे लोगों को सहानुभूति नहीं बटोर पाए भाई स्थानीय लोगों की, क्यों, क्योंकि हरियाणा पे ये ऑलरेडी, हरियाणा के लोगों को तो ये अपना शत्रु बना ही चुके थे, क्योंकि ये लोगों को लूटते थे, उनकी फसल बर्बाद करते थे। तो जैसे पानीपत के युद्ध में हारे मराठा सैनिक, तो उनके गांव से गुजरे तो किसानों ने उन्हें लूट लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया, क्योंकि ऑलरेडी मराठा ने हरियाणा के लोगों पर अत्याचार किया था भाई। जब सैनिक ने हिंदू धर्म की दुहाई दी तो मल्हार राव होलकर के शब्दों में ना थोड़ा परिवर्तन करके किसानों ने दोहराया कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे भाई किसान हैं ये मल्हार के पास जाते हैं, तो मल्हार ने उनको क्या बोला था कि भाई सैनिक हैं फसलें बर्बाद करेंगे,
ठीक है, सैनिक तो ऐसा ही करते हैं। अब यहीं पे सेम लाइन क्या होता है भाई, जैसे मल्हार राव होलकर के शब्दों में ना थोड़ा परिवर्तन करके किसानों ने अब इनको लूटते हुए दोहराया कि किसान तो ऐसे ही किया करते हैं। टिट फॉर टेट हो गया भाई मराठों के साथ, हरियाणा के किसानों ने इनके साथ टिट फॉर टेट कर दिया। ये इनके युद्ध के कारण बने भाई, हारने के कारण बने थे। जैसे फिर भाई क्या होता है भाई, पानीपत का युद्ध हो गया, खत्म कहानी इसकी। अब क्या होता है, पानीपत के युद्ध के बाद अफगान में विद्रोह हो जाता है, अब्दाली वापस लौट गया भाई। लेकिन जो आपका हरियाणा प्रदेश है, जो आपका हरियाणा प्रदेश है, इस हरियाणा प्रदेश का जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ हरियाणा लगा लो, प्लस आपका जो सरहिंद एरिया है, इसका गवर्नर किसको बना दिया भाई, इसका गवर्नर बना दिया था जैन खां को। अब इसका गवर्नर कौन बन गया था, जैन खां बन गया था, सरहिंद का प्लस हरियाणा का। और जो शेष बचा हुआ था भाई, वो मुगल साम्राज्य का जो पूर्वत भाग था वो रहने दिया। और भाई अब्दाली ने जैसे दिल्ली का सर्वेसरा किसको मान लिया था, रोहेला सरदार। रोहेला सरदार कौन था भाई, नजीबू दौला था। ये कौन था, रोहेला सरदार था। दिल्ली इसके अंडर आ ली थी। तो जब दिल्ली इसके अंडर आ ली तो भाई समस्त हरियाणा भी तो इसी के अंडर आ जाएगा। समस्त हरियाणा अब किसके अंडर आ गया भाई, तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद नजीबू दौला के अंडर आ गया। पर क्या होता है भाई, 31 मार्च 1770 को ना इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, नजीबुद्दौला की। फिर दोबारा से वही अफरा तफरी स्टार्ट हो गई भाई। ठीक है, तो 1761 में क्या होता है भाई, जैसे मराठा हारे थे, ठीक है, ये दोबारा क्या करते हैं, जैसे ही ये नजीब मरता है, ये दोबारा संगठित होकर राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं। और दिल्ली पर भाई उस टाइम अधिकार करने के लिए इनको शाह आलम की जरूरत थी। पर इस टाइम शाह आलम था, ये कहाँ था भाई, जो ये शाह आलम मुगल था, ये ना अंग्रेजों के अंडर इलाहाबाद में था। ठीक है, सामंत बन चुका था ये अंग्रेजों का। पर है ना, शाह आलम ये चाह रहा था कि भाई अंग्रेज इसकी सहायता करे दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के लिए, लेकिन अंग्रेज इसको इग्नोर कर देते हैं, भाई भाड़ में जा तो इतना काम का तो है नहीं। अब शाह आलम के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसने मराठों का साथ दिया। और क्या होता है भाई, 6 जनवरी 1772 ईस्वी को शाह आलम एक बार फिर क्या करता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब दिल्ली का शासक कौन बनता है भाई, शाह आलम अब क्या बनता है, दिल्ली का शासक बन जाता है। ठीक है, कब बनता है, 6 जनवरी 1772 को। अब देखो, अब है ना दिल्ली की हुकूमत एक तरह से ना मराठों के हाथों में थी, क्योंकि जो मुगल सम्राट शाह आलम है, सिर्फ ये इनकी कठपुतली बन के रह गया था, क्योंकि इनकी मदद से बैठा था। लेकिन है ना, मराठे इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करके भी अपने अधिकार नहीं रख पाए। थोड़े ही टाइम बाद क्या होता है भाई, जो शाही सेना ने एक महत्वपूर्ण गुट के नेता थे, कौन, मिर्जा नजफ, इनसे टक्कर होती है। किन से टक्कर होती है भाई, अब इनकी मिर्जा नजफ से इनकी टक्कर हो जाती है, जो एक शाही शासक थे। ठीक है, मिर्जा नजफ से उनके दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया भाई अब इन्होंने। इस प्रकार मिर्जा नजफ अब दिल्ली का सर्वोसर्वा बन गया भाई। दिल्ली पर कब्जा होने के बाद जो ये नजफ थे, इन्होंने हरियाणा की तरफ ध्यान दिया। और जैसे समस्त हरियाणा अब किन के अंडर आ गया भाई, मिर्जा नजफ के अंदर क्या आ गया, समस्त हरियाणा आ गया। और फिर क्या होता है भाई, 26 अप्रैल 1982 को मिर्जा नजफ की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी भी क्या होगी भाई, अब मृत्यु होगी। इसको थोड़ा ठीक लिख दूं भाई नीचे की तरफ। अब दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया भाई, शाह आलम के बाद। शाह आलम के बाद अब दिल्ली पर कब्जा हो जाता है किसका, मिर्जा नजफ का। ठीक है, दिल्ली पर इसका कब्जा हो गया भाई, इसने मराठों को भी यहां से भगा दिया। पर क्या होता है भाई, 26 अप्रैल 1982 को इसकी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है, मिर्जा नजफ की मृत्यु हो जाती है। और उसके मरते ही फिर चारों तरफ अराजकता भाई फैल जाती है। अब क्या होता है भाई, मराठों का पुनः आधिपत्य स्टार्ट हो जाता है। ये हम करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आज का इतना ही टॉपिक था, छोटा सा था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना भाई। थैंक यू।